हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत की राज्य व्यवस्था यानी एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। इस बुक के मैंने कई सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए और साथ ही साथ आपको फ्री नोट्स भी मिलती है, यानी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, जहाँ से आपको कंप्लीट नोट्स उस चैप्टर की मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत भारत की राज्य व्यवस्था। आज हम चैप्टर नंबर 12 यानी अध्याय 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था की उपबंध करते हैं और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है और ये अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। आइवर जेनसिंग ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट वास्तविक कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा है। वित्त में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम कहा। हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्तियों और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी है। वह ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा। इसलिए बाद के राजनीतिक विश्लेषक जैसे क्रॉसमैन, मैकिन्टोश एवं अन्य विद्वान ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे। यही स्थिति भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। अब देखिए, यहाँ पे संसदीय सरकार की कुछ विशेषताएं हैं। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। बहुमत प्राप्त दल का शासन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वह सरकार बनाती है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन अनुच्छेद 75 वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। दोहरी सदस्यता। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। अब आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री का नेतृत्व।
सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है और वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। अब आगे बात करते हैं गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं और मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब आगे बात करेंगे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। यानी अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वहाँ सरकार के तौर पे सही से काम नहीं हो रहा है या कुछ ऐसी स्थिति हो गई तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो क्या विशेषताएं होती है राष्ट्रपति शासन की। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। ये तो अमेरिका की बात हो गई। राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे ना तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और ना ही सत्र में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता। कांग्रेस का निचला सदन। अगर हम बात करते हैं शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की जो भी विशेषता है वो अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था के तौर पर ही है। अब आगे बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण क्या क्या हो सकते हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। उत्तरदायी सरकार। अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है और मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। अब आगे बात करते हैं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि सरकार बनाने के लिए नए चुनाव के बिना विकल्प सरकार का गठन हो सकता है। इस तरह डॉक्टर जेनसिंग कहते हैं कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। अब आगे देख सकते हैं हम संसदीय व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं। तो अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा और आई.के. गुजराल के नेतृत्व वाली सरकारें इसका उदाहरण हैं जो लंबे समय तक नहीं चल पाईं। दोष में एक और पॉइंट आता है यहाँ पे शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका का एक और अविभाज्य होते हैं
जैसे कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। जैसा कि बेकवॉट उल्लेख करते हैं कि कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में शक्तियों का मेल है। आगे देखेंगे, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। उसकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती। इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं और हम संसदीय और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की तुलना उनकी विशेषताओं, गुणों और दोषों के आधार पर कर सकते हैं। अब आगे जरा सा देख लेते हैं हम भारत एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद क्या क्या है। ब्रिटिश एवं राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया जो कि राजा या रानी अनुवांशिक है। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। अब आगे देख सकते हैं, सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं भी है उसे भी अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यकाली कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।